नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी है। केंद्र में सरकार है, ज्यादातर राज्यों में सरकार, देश का सबसे बड़ा संगठन, सबसे ज्यादा संसाधन। ऐसी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती आखिर क्या हो सकती है? क्या कांग्रेस चुनौती है? क्या विपक्षी गठबंधन उसके लिए चुनौती है? कोई और राजनीतिक समूह है? तो जवाब है शायद नहीं। तो क्या है? यदि पिछले कुछ महीनों की राजनीति को ध्यान से देखें तो इसका जवाब कहीं और मिलता है, और वो है खुद अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी। बीजेपी के सामने इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती अब उसके अपने ही नेता बनते जा रहे हैं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। कर्नाटक में पार्टी के भीतर लगातार खींचतान, उत्तर प्रदेश में दिल्ली लखनऊ के बीच संघर्ष की खबरें, महाराष्ट्र में शक्ति संतुलन, और हाल के दिनों में संसद के भीतर धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में दिखाई गई असाधारण एकजुटता। इन घटनाओं को यदि एक साथ रखकर देखें तो इसमें एक खास पैटर्न दिखाई पड़ता है। हालांकि यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि बीजेपी में बगावत हो रही है, पार्टी में विद्रोह हो गया है, पार्टी दो फाड़ हो रही है। ऐसा नहीं है। दरअसल हम सिर्फ उन राजनीतिक संकेतों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो सीधे सीधे सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे महत्वपूर्ण बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि नेताओं के व्यवहार में दिखाई देती हैं। ये बीजेपी का ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का इतिहास कहता है कि जब कोई पार्टी लगातार चुनाव जीतती है तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती धीरे धीरे विपक्ष नहीं रहता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है सत्ता का प्रबंधन। क्योंकि सत्ता जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही बड़ी होती जाती है महत्वाकांक्षाएं। हर नेता बड़ी भूमिका चाहता है, हर मुख्यमंत्री अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा आजादी चाहता है, हर प्रदेश अध्यक्ष अपनी राजनीतिक जगह मजबूत करना चाहता है, हर सांसद मंत्री बनना चाहता है, लेकिन अवसर सीमित है तो प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो जाती है। और यही वो बिंदु है जहां से हर बड़ी राजनीतिक पार्टी की असली परीक्षा शुरू होती है, और शायद भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी दौर में प्रवेश कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या वास्तव में ऐसा है या ये सिर्फ मीडिया में चल रही अटकलें हैं? तो इसका जवाब खोजने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें समझना होगा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी और अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को किस तरह बदला। क्योंकि जब तक मोदी शाह मॉडल को नहीं समझेंगे तब तक आज की बीजेपी को समझना लगभग असंभव है। 2014 के बाद बीजेपी ने सिर्फ सरकारें ही नहीं बनाई, उसने अपने संगठन का ढांचा भी बदल दिया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की बीजेपी देखें तो उसमें कई बड़े क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे। राजस्थान में एक चेहरा, मध्य प्रदेश में दूसरा, उत्तर प्रदेश में तीसरा, कर्नाटक में चौथा। यानी हर राज्य में एक ऐसा नेता होता था जिसकी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान होती थी। लेकिन 2014 के बाद तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संगठन को पहले से कहीं ज्यादा केंद्रीकृत किया। निर्णय लेने की प्रक्रिया ऊपर केंद्रित होती चली गई। कहने का मतलब यह कि कोई भी फैसला सामूहिक तौर पर नहीं बल्कि दो लोगों के बीच तय होने लगा। टिकट किसे मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, संगठन में किसे जिम्मेदारी मिलेगी, इन सभी मामलों में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। यही मॉडल बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी बना, क्योंकि इससे पार्टी पूरे देश में एक जैसी चुनावी राजनीति लागू कर सकी। एक जैसा संदेश, एक जैसा चुनाव अभियान, एक जैसा संगठनात्मक अनुशासन। और शायद यही वजह रही कि बीजेपी ने लगातार चुनावी सफलताएं भी हासिल की। लेकिन हर राजनीतिक मॉडल की अपनी एक कीमत भी होती है, उसकी सीमाएं भी होती हैं। जब सारी शक्ति ऊपर केंद्रित होती है तो नीचे बैठे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वे सिर्फ कुछ समय के लिए नियंत्रित हो जाती हैं। और जब पार्टी लगातार जीतती रहती है तो महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगती हैं। यही वो जगह है जहां आज की बीजेपी खड़ी दिखाई देती है। अब इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वे उस नेता की तरह देखे जाते हैं जिसने दक्षिण भारत में बीजेपी की मजबूत जमीन तैयार की। आज प्रदेश अध्यक्ष उनके बेटे बीवाई विजेंद्र हैं, लेकिन पार्टी के भीतर दूसरा समूह भी सक्रिय दिखाई देता है। और इस कदर सक्रिय दिखाई देता है कि वो बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ता हुआ अपने ही संगठन से दिखाई देता है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि ये बहस बार बार
सार्वजनिक क्यों हो जाती है? इसका मतलब केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ में वो मजबूती नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब उत्तर प्रदेश आते हैं। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में गिनती है। उनकी अपनी राजनीतिक शैली है, अपना जनाधार है, और स्वाभाविक है कि इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका राजनीतिक कद भी बड़ा है। दूसरी तरफ बीजेपी का संगठन है और उसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व। जब इतने बड़े राजनीतिक केंद्र एक ही पार्टी के भीतर हों तो समय समय पर मतभेद की चर्चाएं होना असामान्य नहीं माना जाता। अब इसे टकराव भले न कहें, लेकिन मतभेद की चर्चाएं राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनी रहती है, और राजनीति में लगातार बनने वाला विमर्श भी अपने आप में एक तथ्य होता है। अब महाराष्ट्र को देखिए, यहां चुनौती बिल्कुल अलग है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार गठबंधन की है। एकनाथ शिंदे हैं, अजित पवार की पार्टी है, यानी यहां विपक्ष से लड़ने के साथ साथ सहयोगियों की राजनीतिक आकांक्षाओं को भी संतुलित रखना पड़ता है। यानी हर राज्य की कहानी अलग है, लेकिन चुनौती एक जैसी है। कमोवेश इस समय केंद्र की स्थिति भी वही है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा में बहुमत में नहीं है। इतनी बड़ी राजनीतिक मशीन को एक साथ कैसे चलाया जाए? अब जरा हाल के सबसे बड़े दिलचस्प घटनाक्रम पर आइए। धर्मेंद्र प्रधान पर विपक्ष लगातार हमलावर था। छात्र उनका इस्तीफा मांग रहे थे, संसद में भी उन्हें घेरा गया। ऐसे समय में संसद के भीतर जिस तरह से बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत किया, वो सिर्फ औपचारिक स्वागत नहीं था। दरअसल राजनीति में प्रतीकों का भी बड़ा महत्व होता है। कई बार बिना एक शब्द भी बोले बहुत कुछ कह दिया जाता है। सवाल यह है, क्या यह संदेश सिर्फ विपक्ष के लिए था, या पार्टी के भीतर भी किसी को संदेश दिया जा रहा था? यहां एक बात समझना जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान को लंबे समय से अमित शाह के भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। संगठन में उनकी भूमिका रही है, चुनावी रणनीति में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। कई राज्यों में उन्हें संकट मोचक की तरह भेजा गया। ऐसे में अगर उन पर लगातार राजनीतिक दबाव बनता है तो पार्टी के भीतर उनका सार्वजनिक समर्थन भी एक राजनीतिक संकेत माना जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत के जरिए अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया? अब इसका कोई सीधा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन फिर वही बात कि राजनीति में संदेश हमेशा शब्दों से नहीं दिए जाते, प्रतीकों और संकेतों में भी दिए जाते हैं। मंच पर कौन खड़ा है, किसके लिए तालियां बज रही हैं, कौन किसके साथ दिखाई दे रहा है, ये सब वही संकेत होते हैं, और राजनीतिक विश्लेषक इन्हीं संकेतों को पढ़ते हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी और शाह की जोड़ी पहले जैसी ही है, या फिर उसमें भी बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं? मेरे हिसाब से असल सवाल ये नहीं है, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या मोदी शाह मॉडल अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है? क्योंकि 2014 से 2024 तक उनकी सबसे बड़ी चुनौती चुनाव जीतना थी, लेकिन अब यानी 2026 के बाद सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है कि इतनी बड़ी पार्टी को एकजुट कैसे रखा जाए। ये चुनौती विपक्ष नहीं देगा, बल्कि ये चुनौती सत्ता देगी, उनकी अपनी पार्टी देगी। क्योंकि सत्ता जितनी लंबी चलती है उतनी ही बड़ी होती जाती हैं अपेक्षाएं, उतनी ही बड़ी होती जाती हैं महत्वाकांक्षाएं, और उतना ही कठिन हो जाता है सबको साथ लेकर चलना। यही वजह है कि आज बीजेपी के भीतर होने वाली छोटी सी घटना भी राष्ट्रीय चर्चा बन जाती है। किसी मुख्यमंत्री का बयान, किसी प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी, किसी वरिष्ठ नेता की चुप्पी, या फिर मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं की सार्वजनिक टिप्पणी। डॉक्टर जोशी अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका राजनीतिक कद आज भी कम नहीं है। जब वे सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की राय नहीं रह जाती, वो ये भी बताती है कि पार्टी के भीतर अलग अलग तरह की सोच मौजूद है, और ये किसी भी लोकतांत्रिक दल में स्वाभाविक भी है। लेकिन यहां सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सारी चीजें बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगी? तो इसके जवाब के लिए एक बार फिर इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। इतिहास कहता है कि बड़ी पार्टियां तभी कमजोर नहीं होती जब उनके भीतर मतभेद हो, बल्कि वे तब कमजोर होती हैं जब वे मतभेद सार्वजनिक संघर्ष में बदल जाए। आज बीजेपी सीधे तौर पर तो उस स्थिति में नहीं दिखाई देती, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि पार्टी के सामने अब चुनौती पहले जैसी नहीं है। पहले लड़ाई बाहर थी, अब लड़ाई बाहर भी है, और भीतर की आकांक्षाओं को संतुलित रखने की भी है। इसीलिए बीजेपी की चुनौती आज की तारीख में शायद कोई विपक्षी दल या गठबंधन नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के भीतर है, और यह है अपनी ही सफलता को संभालना। क्योंकि लगातार जीतने वाली पार्टी के सामने सबसे कठिन काम चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अपने नेताओं को एक दिशा में बनाए रखना होता है। तो क्या आने वाले महीनों में बीजेपी के भीतर
और ऐसी हलचलें दिखाई देंगी? क्या 2027 की तैयारी के साथ महत्वाकांक्षाएं और तेज होंगी? क्या संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य में है, लेकिन इतना तय है कि यदि भारतीय राजनीति को समझना है तो सिर्फ विपक्ष को देखकर नहीं, सत्ता के भीतर की हलचल को भी पढ़ना होगा। और शायद आज भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानी वही लिखी जा रही है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही सफलता है।